नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रगति सूत्र। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल को बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, सीडीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रात को आसमान में लाखों तारे देख रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो हम देखते हैं वह पूरे ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड की स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ओके, ब्रह्मांड के अरबों, ब्रह्मांड में क्या है जो हमारे यूनिवर्स में, उसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं। मतलब देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन आर यूनिवर्स। ओके, जैसे हमारी पृथ्वी, सूर्य और पूरा सौरमंडल केवल एक आकाशगंगा में स्थित है, जिसे मिल्की वे आकाशगंगा बोलते हैं। तो जैसे आप यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और जिस गैलेक्सी में हमारा सन भी है, हमारी अर्थ भी है, जो हमारा मतलब पूरा सोलर सिस्टम है, वो सिर्फ एक ही गैलेक्सी में है। ठीक है, और उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। अच्छा, अभी गैलेक्सी क्या होती है? तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाते हैं, और बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। ओके, अब डिफरेंट है। अभी तो आज तो हमें पता है कि हाँ, ये हमारा सन होता है। जैसे आज तो हमें पता है कि हमारा सन है, ये हमारी मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। ये बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ती है, और इधर ही एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर एक जो छोटा सा प्लेनेट है उसका नाम सीरियस है। फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनियस है, नेपट्यून है। ठीक है, नेपट्यून सबसे दूर स्थित है हमारे सन से, अगर हम डिस्टेंस देखते हो सबसे पास है मरकरी। ठीक है, और थर्ड नंबर पर हमारा ब्लू प्लेनेट अर्थ। ओके, जो नेपट्यून के बाद क्या है, एक ऊपर बेल्ट है, और उसमें ही हमारा प्लूटो है, और भी ड्वार्फ प्लेनेट है जिन्हें हम ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे आज तो हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम ऐसे दिखता है कि, लेकिन पहले के लोगों को कैसे पता था? इनकी तो खोज ही मतलब बाद में हुई थी। ठीक है, जैसे सैटर्न की रिंग्स को गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था विद अ टेलीस्कोप। ओके, और इसके सबसे ज़्यादा मून सैटर्न के पास है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक रिंग है। ठीक है, विच इज़ विजिबल। इन जो बड़े बड़े प्लेनेट है ये चारों, इनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। और जो अंदर के प्लेनेट होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर, उसके अंदर बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ओके, तो पहले के लोगों को नहीं पता था, तो अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग थ्योरी दी। जैसे एक फिलोसोफर थे टॉलमी, इनके नाम में पी साइलेंट है। ओके, तो ये 140 AD के टाइम में बोलते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, तो हमारा अर्थ क्या है? जियोसेंट्रिक है। इट मीन्स क्या है? यूनिवर्स का सेंटर है हमारा अर्थ। ठीक है, ऐसा टॉलमी ने कहा। उसके बाद कॉपनिकस है 1543 में, इन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी, जो कि बोलती थी कि जो हमारा सन है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है। टॉलमी क्या बोलते थे? कि हमारी अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, और कॉपरनिकस 1543 में बोले कि सन यूनिवर्स का सेंटर है। बाद में एक केपलर करके एक फिलोसोफर है, वो बोले कि सन सेंटर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सन इज सेंटर, बट यूनिवर्स का नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का ओनली। अच्छा, आपको पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सब सन के चारों ओर घूम रहे हैं, और ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। मतलब चारों तरफ सन के घूम के उसी जगह वापस आने को हम एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वापस से घूम के उसी प्लेस में आना, और अपनी जगह पर घूम रहा है तो उसे बोलते हैं हम रोटेशन, जिसकी वजह से हमारे वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे सीजन्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, सीजन में चेंजेस आते हैं। ओके, तो केपलर ने हमें बोला कि अर्थ सेंटर तो है, लेकिन यूनिवर्स का नहीं, सोलर सिस्टम का ओनली। इसके बाद एक बिग बैंग थ्योरी आती है। बिग बैंग थ्योरी आती है 1927 में बाय जॉर्ज लेमेटेर, और ये बोलते हैं कि पहले क्या था कि जितनी भी हैवी बॉडीज है ना यूनिवर्स में, वो एक जगह इकट्ठा थी। यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ तो सब बाहर की तरफ, एक्सप्लोजन इतना बड़ा हुआ कि सबके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। मतलब वो विस्फोट की वजह से सब दूर दूर हो गए, और ये डिस्टेंस आज भी बढ़ रही है। ठीक है, बाद में एक स्टेट थ्योरी आई। स्टेट थ्योरी ये किसने दी? फ्रेड हॉयल ने दी, और इनके साथ दो इनके कलीग्स भी थे, जैसे हरमन बॉन्दी और थॉमस गोल्ड। इस थ्योरी ने बताया कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली, मतलब हर टाइम एक्सपेंड हो रहा है, और हमें इसका पता लगता है कि जो हमारे प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस है या और स्टार्स के बीच की डिस्टेंस है, वो क्या है? बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ। इससे पता लगता है कि हमारा यूनिवर्स हर टाइम एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैं इस थ्योरी को याद रखता हूँ SST से। जैसे SST में अच्छे मार्क्स आए तो होले होले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, और SST में मेरे बॉन्दी, जैसे हरमन बॉन्दी, तो SST में मेरे बंदी के अच्छे नंबर है। ठीक है, थॉमस गोल्ड, SST में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो गोल्ड जीता। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और ये थ्योरी कब आई थी? हमारी बिग बैंग थ्योरी 1927 में आई थी, और ये पब्लिश हुई थी 1931 में। ठीक है, ये पब्लिश हो गई थी, मतलब इसे मानने लग गए थे ट्रू। ठीक है, तो जैसे हमने देखा हमारी गैलेक्सी कौन सी है? हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे।
तो हमने देखा कि प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और सन किसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है? सन काट रहा है हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है सर, ठीक है। और इसे चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 220 मिलियन ईयर्स। और किस स्पीड पे ये, मतलब हमारी जो पूरी मतलब गैलेक्सी है वो भी तो किसी की तरफ चक्कर काट रही होगी, या किसी किसी के अंदर घूम रही होगी, वो हमारे पूरे यूनिवर्स में अंदर घूम रही है, और किस स्पीड से घूम रही है? 285 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो पूरे यूनिवर्स में कौन सी जगह पे है। सॉरी, हम देखेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के कौन से पार्ट में है। जैसे आपका कोई एड्रेस होगा, ठीक है, आप लखनऊ में रहते होंगे, लखनऊ में कोई कॉलोनी में रहते होंगे, कॉलोनी में कोई स्ट्रीट आपकी लाइन होगी। वैसे हम अपने सोलर सिस्टम को कैसे ट्रैक करेंगे? एक जगह है जिसे हम बोलते हैं ओरियन नाम, या फिर ओरियन सर्प, ठीक है। इसके अंदर ही हमारा प्यारा सा सोलर सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी जगह और है हमारी गैलेक्सी के अंदर, ठीक है, जो सबसे ब्राइटेस्ट है। अब देखो, ये जैसे आपका रूम है, अब आपने इधर बल्ब जला रखा है, इधर आपकी टेबल रखी हुई है, तो ये तो डार्क पार्ट हो गया, थोड़ा इधर कम लाइट आएगी, लेकिन एक जगह होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट आएगी। तो हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा पार्ट है, और इसे हम बोलते हैं ओरियन नेबुला, ठीक है, ओरियन नेबुला, ओके। अब हमने देखा हमारा सन, ठीक है, हमारा सन क्या है? एक स्टार है। तो और भी स्टार होंगे हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। हमारा सन क्या है? एक स्टार है, और भी स्टार होंगे। जो हमारे फर्स्ट नंबर पे जो सबसे पास स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। दूसरा सेकंड जो स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंटूरी। थर्ड जो स्टार है उसका नाम है बर्नार्ड्स स्टार। थर्ड क्लोजेस्ट स्टार है जो, उसका नाम है बर्नार्ड्स स्टार। इनकी डिस्टेंस 4.2 लाइट ईयर्स है, ठीक है। जो अल्फा है इसकी 4.3 लाइट ईयर्स है, और जो बर्नार्ड्स है इसकी 5.9 लाइट ईयर्स है, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिलेशन, आप जानते हो कॉन्स्टिलेशन किसे बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन होता है हमारा ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम, हाँ, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। और आप जानते हो हमारे स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? ब्राइटेस्ट स्टार, इसका नाम है सीरियस। ये बहुत सीरियस रहता है, तो ग्लो करता रहता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। और इसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। डॉग स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कॉन्स्टिलेशन होता है जिसका ये स्टार पार्ट होता है, ठीक है, वो एक डॉग की शेप का होता है, ठीक है। ऐसे होता है, फिर ऐसे, ठीक है। इसकी पूंछ भी होती है, फिर हम ऐसे इसे डॉग की शेप देते हैं। जैसे इधर स्टार है, इधर स्टार है, इधर है, इधर भी स्टार है, इधर भी स्टार है, ठीक है, इधर भी स्टार है। तो ये एक डॉग की शेप का होता है, और इसकी गर्दन में जो स्टार हम मानते हैं, जैसे डॉग लगता है तो इसकी गर्दन में जो स्टार होता है ना, उसका नाम है सीरियस। और ये हमारे स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ओके। अगला हमारा आता है, अब हम अपनी गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। गैलेक्सी क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब सोलर, बहुत सारे स्टार्स होते हैं गैलेक्सी के अंदर। तो जो गैलेक्सी होती है वो 3 शेप की होती है, ठीक है। जो गैलेक्सी होती है वो 3 शेप की होती है। पहली इलिप्टिकल, ये एग शेप की होती है, एग और ओवल शेप की होती है, ठीक है। और जो हमारी स्पाइरल होती है वो ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में होती है, ठीक है, फैली हुई होती है स्पाइरल की गोल तरह से। और जो इरेगुलर होती है वो इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है। अब जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये 100 बिलियन गैलेक्सीज से बना हुआ है, ठीक है। 10⁸ गैलेक्सी से बना हुआ है। और जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे है वो 100 to 400 बिलियन स्टार से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब जो हमने पढ़ लिया यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज होती है उनके बारे में, और गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स होते हैं अब उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सन एक स्टार है, तो उसका जन्म कैसे हुआ, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल तो यही आता है कि तारे बनते कैसे हैं। तारों का जन्म होता है नेबुला से। नेबुला गैस और धूल का विशाल बादल होता है। जब गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ता है तब यह प्रोटोस्टार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब इसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में, ठीक है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है तब ये एक नए तरह का तारा बन जाता है जिसे हम बोलते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। जैसे हमारा जो सन है वो एक मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसके जो 90% ऑफ द यूनिवर्स में जो स्टार है वो मेन सीक्वेंस स्टार है, ठीक है। और हमारी जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था, वो कितने साल पहले हुआ था? कि कहाँ पे पढ़ा था हमने? हाँ, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था ना, ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। और यहाँ से हमें सवाल देखने को मिलेगा कि इतने साल तो हो गए हमें, तो सारे मेन सीक्वेंस स्टार ही क्यों हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लाइफ साइकिल क्या होती है स्टार की। स्टार से पहले नेबुला से इसका जन्म होता है, इसे बर्थ प्लेस ऑफ स्टार भी बोलते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार। इधर क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के जो गैस के क्लाउड होते हैं वो डस्ट पार्टिकल के साथ ग्रेविटी की वजह से बार बार कोलैप्स होते हैं, बार बार भिड़ते रहते हैं, जिनकी वजह से उधर एनर्जी जनरेट होती है, फिर प्रोटोस्टार में कन्वर्ट होता है कि वो हीटअप हो जाता है उसका कोर जब, और फिर वो हीट होते होते मेन सीक्वेंस स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखें लाइफ साइकिल कैसे चलता है, कि इसकी डेथ होती है, ठीक है, डेड हो जाता है स्टार एक टाइम पे। तो जो लाइफ साइकिल 2 तरीके से पढ़ेंगे हम, एक होता है सन लाइक स्टार, मतलब जो सन की साइज़ के होते हैं, और दूसरे जो सन से बड़े होते हैं, ठीक है।
और एक जो सन के बराबर या सन के छोटे होते हैं। ये इनका नेबुला से फॉर्मेशन होता है, प्रोटोस्टार बनते हैं, मेन सीक्वेंस स्टार बनते हैं। इसके आगे देखो दोस्तों, जिस तरह इंसान का जन्म होता है, बचपन आता है, जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है, बिल्कुल उसी तरह तारों का भी एक जीवन चक्र होता है। ठीक है, तो नेबुला हमने पढ़ा कि यहाँ से मतलब कैसे हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल के जो क्लाउड्स होते हैं, मतलब क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल के बीच में ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं, तो एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अब जैसे हम इसे जन्म स्थान मान लिया हमने नेबुला को, तो प्रोटोस्टार को क्या मान लो, बचपन मान लो कि इसका बचपन चल रहा है, ये हीट अप हो रहा है। ठीक है, और मेन सीक्वेंस स्टार को जवानी मान लो इसकी, कि ये यंग होते हैं। ठीक है, और इनको बनने में करीब 10 मिलियन ईयर्स लगते हैं। ठीक है, जब इनकी एज 10 मिलियन ईयर्स की हो जाती है तो ये प्रोटोस्टार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब रेड जायंट क्या हो गया, इसका बुढ़ापा आ गया। ठीक है, जब हाइड्रोजन खत्म हो गई ना इसके अंदर, जो हमारा स्टार है जिससे एनर्जी हो रही है, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है न्यूक्लियर फिजन के थ्रू, तो इसका हाइड्रोजन एक दिन तो एग्जॉस्ट होगा ना, तो इसका मान लो रेड जायंट तब हो जाता है, तब इसका हाइड्रोजन एग्जॉस्ट होने पे आता है, मतलब बुढ़ापा आ जाता है। जब हाइड्रोजन खत्म होने वाली लगती है, तारा फूलकर बड़ा हो जाता है, तो इसे रेड जायंट बोलते हैं। जियान जैसा हो जाता है, नोबिता के जियान जैसा मोटा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कहानी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो दोनों का सेम है, रेड जायंट तक, सन लाइक स्टार का और सन से बड़े स्टार का। इधर से कहानी दो भागों में बढ़ती है। पहले हम पढ़ते हैं सूर्य जैसे तारे। तो सूर्य जैसे तारे जो होते हैं ना, मतलब जो सन लाइक स्टार होते हैं, वो यहाँ से प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य जैसे छोटे छोटे तारे धीरे धीरे अपनी बाहरी परत छोड़ देते हैं। ठीक है, और व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं। करोड़ों वर्ष बाद वे ब्लैक डॉर्फ बन जाते हैं। मतलब इधर हल्के हल्का इनका कोर लाइट अप होता रहता है व्हाइट डॉर्फ पे। ठीक है, हाइड्रोजन एग्जॉस्ट होने के बाद भी। तो और काफ़ी टाइम बाद ये भी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो ये ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको डेथ मान लेते हैं स्टार की। ठीक है, और जो सूर्य से बड़े वाले तारे होते हैं, देखो यहाँ रेड सुपर जायंट तक तो सेम ही है। ठीक है, इसके बाद इसका एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, इसका विस्फोट हो जाता है, और इसके बाद एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है और ब्लैक होल भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप अपडेटेड रहें हमारी नई नई वीडियो से। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो पूरा सौरमंडल PY के रिवीजन पर चाहिए या फिर एस्ट्रोनॉमी वन शॉट पर फॉर CGL पर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।